हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। बट इसके पहले, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वो एक कंडक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, कैसे उसकी प्लेट्स पे चार्ज आता है। ये सारी चीजें मैंने वहां पे बहुत डिटेल में डिस्कस करी है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो पहले जाके उस वीडियो को देखें, और जिन्होंने देख भी रखा है वो चाहे तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो अभी देखो, हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल, और इनकी इनर सरफेसेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। मतलब अगर इस प्लेट पे क्यू चार्ज है तो इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होगा। लेकिन देखो, ये जो प्लेट्स होती है, अभी तो मैंने यहाँ पे लाइंस के थ्रू सिर्फ इनको रिप्रेजेंट किया, बट एक्चुअली में तो थ्री डी में ये पूरी प्लेट्स होती है ना। यानी इनका कुछ ना कुछ एरिया होता है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो भी चार्ज है ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जब अगर चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस प्लेट पे प्लस सिग्मा की चार्ज डेंसिटी है तो इस प्लेट पे माइनस सिग्मा की चार्ज डेंसिटी होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं। इनके बीच का सेपरेशन हम डी मान लेते हैं, और ये जो प्लेट्स हैं इनका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उसको हम ए अज्यूम कर लेते हैं। और ये जो कैपेसिटर के बीच की जो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स में इस स्पेस में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आएगा वो सारे केसेस हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। और देखो, इनकी इनर सरफेसेस पे ही क्यों चार्ज होता है? क्योंकि देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो प्लेट है इसके आउटर सरफेस को तो हम अर्थ कर देते हैं, मतलब अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अर्थ से ये वाली सरफेस न्यूट्रलाइज हो जाती है। और ये वाली जो प्लेट है इसकी इस वाली सरफेस को हम इंसुलेटेड रखते हैं, मतलब जो भी चार्ज है वो सिर्फ इनर सरफेस पर ही जाएगा। तो आप याद रखिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इनर सरफेसेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप जरा चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो, ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटीज हैं। यहां पर देखो तीन रीजन बनते हैं। एक ये रीजन वन, दोनों प्लेट्स के बीच का रीजन। एक ये रीजन टू, बाहर का रीजन राइट साइड में। एक ये रीजन थ्री, बाहर का रीजन लेफ्ट साइड में। इन तीनों ही रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बट इसको निकालने के लिए ना हमें एक अजम्पशन लेना पड़ता है। जनरली ये बुक्स वगैरह में लिखा नहीं होता, कुछ जगह आपको मिलेगा भी लिखा हुआ, बट एक्चुअली में ये अजम्पशन के बगैर हम जो ये रिजल्ट निकाल रहे हैं ये रिजल्ट निकलेगा नहीं। ये अजम्पशन ये है कि हमको मानना पड़ता है कि जो प्लेट का साइज है वो इन पॉइंट्स के डिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। ऐसा क्यों? सो दैट हम इन प्लेट्स को इनफाइनाइट शीट्स की तरह, या इनफाइनाइट शीट्स या इनफाइनाइट प्लेट्स की तरह कंसीडर कर सके। बात समझ में आ रही है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये किसके लिए होती है? ये हमने डिराइव करी थी गॉस थ्योरम के सेकंड एप्लीकेशन में, कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। और वही वैल्यूज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जो प्लेट का साइज है ये बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये छोटा सा assumption होता है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो अगर असर्शन रीजन या किसी भी चीज में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीनों ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है। सबसे पहले रीजन टू एंड रीजन थ्री की बात करते हैं, जो कि आउटसाइड रीजन कहलाएगा। तो देखो, एक पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, गॉस थ्योरम के सेकंड एप्लीकेशन में आपने पढ़ा था, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। एंड पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द शीट होता है इसका डायरेक्शन। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं रीजन टू में, तो इस पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द शीट, इस शीट से अवे, और वैल्यू है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव की वजह से मैग्नीट्यूड सेम होता है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन टूवर्ड्स द शीट होता है। तो मैंने ये बना दिया। अब देखो, ये दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। सिमिलरली इस साइड वाले रीजन में भी देख लेते हैं। पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द शीट सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स द शीट सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगर मैं रीजन टू एंड रीजन थ्री की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में?
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं रीजन वन में। रीजन वन में देखो, पॉजिटिव की वजह से ये मैंने बनाया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव शीट, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द नेगेटिव शीट, ये भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन या इनसाइड रीजन निकालना है तो मुझे इन दोनों को ऐड करना होगा। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये बनेगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और मुझे फाइनली मिलेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये बात आपको याद रखनी है, बहुत जगह यूज होगा कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इनसाइड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और देखिए कांस्टेंट है क्योंकि सिग्मा भी कांस्टेंट होता है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। और आउटसाइड रीजन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इस इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मुझे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो प्लेट्स ली, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा चार्ज, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है डी, और एरिया ऑफ प्लेट्स कुछ इस तरीके से, ये क्या है, ए दे रखा है। और आपको पता है कि इसके बीच के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड कांस्टेंट होती है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है ई इंटू डी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जो कि यहां पर है। तो ई इंटू डी में ई क्या होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और डी होता है वो डिस्टेंस जहां के लिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं। वो डिस्टेंस इस केस में कितना है, ये। तो मैं लिख सकता हूँ वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर आपको पता है कि जो सिग्मा होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो उसकी जगह हम डालेंगे क्यू बाय ए। तो यहां पर अगर सिग्मा की जगह क्यू बाय ए डाला तो मुझे मिला क्यू बाय ए, एक डी ऊपर था और ये एप्सिलॉन नॉट नीचे था। अब लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है क्यू बाय वी। तो अगर मैं यहां से क्यू बाय वी निकालू तो देखो वी अगर नीचे आ गया तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और डी उसके नीचे आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, जो हम निकालेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इस रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये आगे भी यूज होगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नॉट क्यों यूज कर रहा हूँ, सिर्फ क्योंकि मैंने मान रखा है कि यहाँ पर इन कैपेसिटर्स की जो प्लेट है इसके बीच में वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती तो उसके लिए हम क्या करते, तो वो नेक्स्ट केस है। If the space between the capacitor plate is filled with a dielectric medium of dielectric constant K। देखो यहाँ पर जो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड है, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। अब ये मैं आपको कूलॉम्स लॉ जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको डिटेल में बताया था कि के, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से हम के को लिख सकते हैं। तो अगर मुझे एप्सिलॉन चाहिए तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के। तो अगर हमने वैक्यूम के लिए जो कैपेसिटेंस निकाला था वो आया था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि यहां पर वैक्यूम था तो हमने उसकी परमिटिविटी डाली थी। अगर वैक्यूम नहीं होगा, कोई मीडियम होगा, तो हमको उसकी परमिटिविटी डालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते, अभी हम क्या लिखेंगे, ए एप्सिलॉन बाई डी, जिसमें एप्सिलॉन इसकी परमिटिविटी है। लेकिन आपको पता है कि एप्सिलॉन किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट के। तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जो फाइनल रिजल्ट मुझे मिला वो मिला ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो याद रखिएगा, ये हम बहुत आसानी से तब यूज कर सकते हैं जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी तरह से इंसर्टेड है। और ये बात तो वैसे भी याद रखिएगा, जिस भी जगह पर एप्सिलॉन नॉट यूज होता है, अगर वहां पर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दूं तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के यूज हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, वो क्या निकाली थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती तो वो बन जाता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। मैं बस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के डाल देता हूँ अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रीजन है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे पता है। तो इसी चीज को आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट केस क्या बनता है कि जो कैपेसिटर है इसके बीच में पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक ने इसको कवर नहीं किया हुआ है, पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है उसकी थिकनेस है टी, और ये बचा हुआ रीजन है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस डी था और ये थिकनेस टी है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, डी माइनस टी हो गया। क्लियर है आपको। अब देखो ये भी देख लेते हैं, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट के, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और इस वाले रीजन में यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने E1 मान लिया, इसको मैंने E2 मान लिया। अब देखो होगा क्या, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V1 है, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V2 है। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का चाहिए, जिसको कि मैं V बोलता हूं, तो वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 के। अब सेम फॉर्मूले से V1 को हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी, है ना। लेकिन यहां पर डी तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम V1 की बात कर रहे हैं तो V1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी E1, लेकिन जितने डिस्टेंस तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें वही डिस्टेंस लेना होगा, तो डी की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो E1 इंटू टी। और दूसरे V2 के लिए, V2 यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना है, D-T। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2, तो हम क्या लिखेंगे, E2 इंटू D-T, ये वाला डिस्टेंस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम E1 और E2 की वैल्यू डालेंगे। E1 है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। E2 है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है सिग्मा होता है Q बाय ए, तो मैंने उसकी जगह Q बाय ए डाला। यहाँ पर भी Q बाय ए डाला, तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर T आ गया। सिमिलरली यहाँ पे डाला तो Q बाय ए, ऊपर D-T, नीचे एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों में से देखो, मैं Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट को क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने लिया Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन। यहां से अगर मैंने Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया तो बचा सिर्फ D-T। फिर मैंने प्लस लगाया, और जब मैंने यहां से Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया तो बचा T बाय के, तो D-T प्लस T बाय के। फिर आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू होती है Q बाय वी। तो यहां से अगर मुझे Q बाय वी चाहिए तो V तो नीचे आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और ये ब्रैकेट नीचे आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D-T, जो कि इसकी थिकनेस है, प्लस T बाय के, यानी इसकी थिकनेस डिवाइडेड बाय इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बोर्ड्स में भी काम आएगा और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काफी काम आएगा। तो अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो जगह है, इस जगह को किसी डाइलेक्ट्रिक ने पार्शियली फिल किया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो उसको लेंथ के दौरान इस तरीके से पूरा कवर कर रही है, उसकी पूरी लेंथ को कवर कर रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे मैंने इसी केस को जनरलाइज किया। मतलब यहाँ तो हमने एक ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली थी ना, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक से ज्यादा, कई बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हो सकती हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स लिए हैं। ये है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और इसकी थिकनेस है T1। ये K2, इसकी थिकनेस है T2। ये K3 और इसकी थिकनेस है T3। और इस रीजन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको पहले ध्यान से समझना, ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय D-सिग्मा टी। इस चीज को सिग्मा बोलते हैं, अभी क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, प्लस सिग्मा Ti/Ki। ठीक है। और यहाँ पे मैंने वैल्यूज जो है वो I से N तक ले रखी है, जहाँ पे N क्या होता है, नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स या नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। जैसे इस केस में मैंने 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डाली हैं, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बट 3 से ज्यादा भी डाल सकते हैं, इसलिए मैंने ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पर बना दिया है आपके लिए। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये स्मार्ट लोगों के लिए फॉर्मूला है, यानी आप सबके लिए, बिकॉज मुझे पता है आप सभी बहुत स्मार्ट हैं। तो अगर देखो बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय D-सिग्मा Ti का मतलब क्या है, कि जितनी भी स्लैब्स हैं उनके टी, यानी कि उनकी थिकनेस का आपको क्या करना है, सम करना है, क्योंकि सिग्मा क्या बताता है आपको, समेशन बताता है। ठीक। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूं तो ए एप्सिलॉन नॉट तो ऊपर आ गया, D-, इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, जितनी भी स्लैब्स हैं उनकी थिकनेस का सम, तो T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक। फिर प्लस लगाया, ये है सिग्मा Ti/Ki, और आई की वैल्यू 1 से N का मतलब है, क्योंकि यहां पर जैसे 3 है, अगर 5 होते तो मैं 5 तक ले जाता। तो Ti/Ki का मतलब क्या है, हर स्लैब की थिकनेस अपॉन उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस चीज का मुझे सम करना है। तो अगर इस केस में मैं बात करूं, यहाँ पे 3 ही स्लैब्स हैं, तो इस स्लैब की थिकनेस है T1 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, तो मैंने लिखा T1/K1। फिर सम करना है ना, तो प्लस लगाया T2/K2। फिर सम करना है T3/K3। तो जितनी भी स्लैब्स हैं वो हमने किया। तो इस तरीके से अगर आपने ये फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला याद कर लिया, तो कितनी भी स्लैब्स हो जो कि पूरी लेंथ को कवर कर रही है कैपेसिटर की, आप आसानी से उसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D-, सम ऑफ थिकनेस ऑफ द स्लैब्स प्लस सम ऑफ T/K ऑफ ईच स्लैब, यानी उसकी थिकनेस अपॉन उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जेई में और नीट में तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, और बोर्ड्स पे भी आप इसका आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। इनको रिवाइज करिएगा और वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके नोट्स अच्छे होंगे तो बाद में आप कभी भी रिवीजन करेंगे तो आप बहुत आसानी से अपने बहुत ही कम टाइम में उस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी मेरे वीडियोस तो है ही, आप इनको कभी भी किसी भी टॉपिक को आपको रिवाइज करना है तो आपको पता है कि 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, आप आसानी से उस टॉपिक को बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के क्विज की, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है, अच्छे से पसंद आया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स में, और अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स में इन वीडियोस को जरूर शेयर करिए। क्विज क्या है? देखो, क्विज भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चंस देता हूं जो आपका रिवीजन करवाएं, आपकी नॉलेज को एनहांस करें। तो इसका आंसर जरूर दिया करिए। आज के क्विज में मैंने पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यानी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा। ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं। जिनको आता है डायरेक्टली इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिनको नहीं आता है वो रिवाइज करें कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। जिनके भी आंसर सही होंगे उनके आंसर्स को मैं लाइक कर दूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो को एंड करते हैं। प्रॉफमैन मिलेगा आप लोगों से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। स्टे सेफ एंड प्रॉफमैन सेज बाय।